हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 7 अगस्त की और दिन है सोमवार का। देखिए, आज खबरनामा के इस एपिसोड में बात करेंगे मणिपुर हिंसा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई है जो कि राहत और पुनर्वास का पूरा काम देखेंगी। इसके अलावा डीआईजी रैंक के एक अफसर के हाथ में निगरानी भी सौंपी गई है। वहीं राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश कर दिया गया है, जिस पर राघव चड्ढा का कहना है कि नेहरूवादी नहीं अटलवादी बनिए। भाजपा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था। इसके अलावा राहुल गांधी आज 137 दिन बाद संसद पहुंचे हैं, जिस पर बीजेपी का आरोप है कि देश विरोधी माहौल बनाने के लिए विदेशी फंडिंग मिल रही है। वहीं लोकसभा में आज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पास हो गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं नू में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है। हिंसा के बाद अब तक कुल 753 होटल और शोरूम समेत अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं। वहीं गुरुग्राम में आगजनी और पत्थरबाजी के बीच धारा 144 हटा दी गई है। वहीं पाकिस्तान जो है वो अब जल्द ही ईरान का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट छोड़ देगा। दरअसल अमेरिका उस पर लगातार दबाव बना रहा है। अब पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियों के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं भारत भी एक वक्त पर इसका पार्टनर रह चुका है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर अंखुदजादा का कहना है कि अफगानिस्तान के बाहर हमले ना करे मुजाहिदीन। उन्होंने कहा कि देश के बाहर जंग जिहाद नहीं, पाक में आतंकी हमले के बाद ये सख्ती बरती गई है। वहीं 26 अगस्त को मस्क और जुकरबर्ग के बीच एक फाइट हो सकती है, जिसके लिए एलन मस्क का कहना है कि अगर लड़ाई छोटी हुई तो मैं शायद जीत जाऊं, क्योंकि मेरा वजन 136 किलो है। वहीं अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो खाली सीटों की लिस्ट आज जारी हो गई है। 15 अगस्त तक आप फीस जमा कर सकते हैं। वहीं 17 अगस्त को दूसरी लिस्ट आएगी। इसके अलावा ऑस्कर विनिंग फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स से जो कपल फेमस हुआ था, उसने अब मेकर्स को एक नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस में इस कपल ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन डायरेक्टर कार्तिकी गोंसाल्विस का कहना है कि और पैसा नहीं दूंगी। वहीं भारत पहली बार वेस्टइंडीज से लगातार 2 T20 मैच हार चुका है। सूर्या से आगे तिलक निकल चुके हैं। वहीं पूरन इंडिया के खिलाफ टॉप स्कोरर रहे। चलिए अब विस्तार से खबरें जान लीजिए। देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी मणिपुर में जाकर राहत और पुनर्वास देखेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए ताकि राज्य के लोगों में विश्वास और कानून के शासन में भरोसा लौट सके। वहीं राज्य के हालात की जानकारी देने मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह कोर्ट पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के उठाए कदमों के बारे में भी बताया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल इस कमेटी की हेड रहेंगी। कमेटी में 2 और भी सदस्य हैं, जस्टिस रिटायर्ड शालिनी पी जोशी और जस्टिस रिटायर्ड आशा मेनन। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति नाजुक है। बाहर से जांच होना लोगों में विश्वास पैदा नहीं करेगा। सरकार स्थिति को संभालने के लिए परिपक्व तरीके से डील कर रही है। मणिपुर में एक आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाई गई है, जिससे बताया जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। ये बहुत उलझाऊ स्थिति है। वहीं राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। इस पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये बिल एक राजनीतिक धोखा है। भाजपा ने 1989, 1999 और 2013 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। आज भाजपा के पास मौका है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। राघव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि पंडित नेहरू दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। मैं उन्हें बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी संसद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए थे। अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। आप ये बिल लाकर उनके संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। आपके पास मौका है, नेहरूवादी नहीं अटल आडवाणीवादी बनिए। इसके पहले कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। इसके बाद मुख्यमंत्री 2 सचिवों के नीचे आएगा, यानी सचिव फैसला करेगा और मुख्यमंत्री देखेगा। सभी बोर्डों कमेटियों के प्रमुख सुपर सीएम यानी कि गृह मंत्रालय से ही बनाए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। उनके संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक न्यूज वेबसाइट का मुद्दा उठा दिया। दरअसल दुबे ने सदन में कहा कि देश में पड़ोसी देशों के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया।
न्यूज वेबसाइट में पड़ोसी देश से पैसा आया, ये देश विरोधी है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम साफ नजर आ रहा है। ये भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट का आदेश आते ही डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई से रोक दिया। सरकार की डिमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं। नूंह में पिछले 4 दिन से तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। नूंह ने अब तक प्रशासन के 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई। इसमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए गए। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिंगनवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाए गए। विदेशी खबरों की बात करें तो आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर बिजली हासिल होने वाली थी। पहले भारत भी ईरान और पाकिस्तान के साथ इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का सदस्य था, जो पहले ही इससे बाहर हो चुका है। जबकि 3 अगस्त को पाक दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिलकर इस $multi billion के प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की मांग की थी। अब पाकिस्तान ने इसे छोड़ने के लिए ईरान को नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को तब तक आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक उस पर अमेरिका की पाबंदियां लगी हैं। वहीं अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंदजादा ने तालिबानियों को देश से बाहर हमला न करने की हिदायत दी है। डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए एक भाषण में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अखुंदजादा का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम लीडर के निर्देश के बिना अगर कोई जिहाद के लिए अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं माना जाएगा। अखुंदजादा ने तालिबानियों के लिए ये आदेश पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद दिया है। सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट होने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। पाकिस्तान का आरोप है कि उनके यहां हमला करने में आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान से मदद मिलती है। वहीं मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 26 अगस्त को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के साथ फाइट करना चाहते हैं। मस्क ने जब पहली बार जुकरबर्ग को केज फाइट के लिए इनवाइट किया था तो जुकरबर्ग ने ये तारीख सजेस्ट की थी। हालांकि मस्क ने अभी तक फाइट डेट कंफर्म नहीं की है। मस्क ने कहा कि आज उनकी गर्दन और अपर बैक की एमआरआई होनी है, इसके बाद सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए इस हफ्ते के आखिर तक वो डेट की जानकारी देंगे। मस्क ने यह भी कहा कि अगर लड़ाई छोटी रही तो मैं जीत सकता हूँ। मेरा वजन 300 पाउंड यानी कि तकरीबन 136 किलो है। इससे पहले रविवार को मस्क ने कहा था कि ये फाइट प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम होगी। इससे होने वाली इनकम बुजुर्गों को दान करेंगे। इस पर जुकरबर्ग ने कहा कि क्या हमें ज्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए जो वास्तव में दान के लिए पैसे जुटा सके। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के पहले राउंड के बाद खाली सीटों की लिस्ट आज जारी होने वाली है। जो उम्मीदवार पहली मेरिट लिस्ट की जगह नहीं बना सके वो दूसरी खाली सीटों की लिस्ट के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए छात्र डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in और admission.uod.ac.in पर वेकेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जारी एडमिशन शेड्यूल के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एडमिशन शेड्यूल जारी किया है उसके हिसाब से कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम अलॉटमेंट और एडमिशन का दूसरा राउंड 7 अगस्त को खाली सीटों की लिस्ट जारी होने के बाद शुरू होगा। उम्मीदवारों को 7 से 8 अगस्त तक हाई प्रेफरेंस को फिर से ऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा।
मनोरंजन जगत की बात करें तो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स में नजर आए कपिल बोमन और बेली ने अब इसी फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया है। दरअसल इस कपल का आरोप है कि फिल्म की डायरेक्टर कार्तिकी गोंसाल्विस ने फिल्म बनाते समय उन्हें आर्थिक मदद और बेली की पोती की पढ़ाई में मदद करने का वादा किया था। हालांकि कथित तौर पर अब कार्तिकी उन्हें फिल्म में भारी प्रॉफिट का हिस्सा देने से भी इनकार कर रही हैं। वो कपिल के कॉल्स का रिस्पांस भी नहीं करती। इस सिचुएशन में कपिल ने लीगल नोटिस भेजते हुए डायरेक्टर से 2 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उन्होंने जितना करने का वादा किया था वो उतना कर चुकी हैं, वो अब और पैसे नहीं देंगी। इस मामले में कपिल ने अपने पुराने परिचित चेन्नई स्थित लॉयर एंड सोशल वर्कर प्रवीण राज से मदद मांगी थी, जिन्होंने उन्हें चेन्नई की एक लॉ फर्म से परिचित कराया था। वहीं खेल जगत की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने 5 मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 में भारत को शिकस्त दे दी है। टी20 के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बायलेटरल सीरीज में लगातार 2 मुकाबले गंवाए हैं। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या विंडीज से लगातार 2 मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। इससे पहले विंडीज ने 2016 में भारत से बैक टू बैक टी20 जीते थे, लेकिन उन 2 मुकाबलों के बीच में एक नो रिजल्ट मैच भी था। इसके अलावा तिलक वर्मा में पहली 2 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर बने हैं, जबकि निकोलस पूरन ने भारत के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जमाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।